कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां दुनिया के खत्म होने का समय आ चुका था। हर तरफ डर और अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन उस समय मुझे कुछ और ही अजीब महसूस हुआ। जब मैंने अपने सामने खड़े लोगों को देखा तो उनकी घबराहट के बीच मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही मैंने सामने देखा, मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने एक विशाल पेड़ जैसा दिखने वाला भयानक राक्षस खड़ा था। उसका शरीर लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी और उसके सीने से रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल सब कुछ तबाह कर देगा। पहले तो मुझे लगा कि अब शायद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह गलत था। ये शांति नहीं, बल्कि एक और भी भयानक तूफान आने से पहले की खामोशी थी। तभी मैंने अपना धनुष मजबूती से पकड़ लिया और उस रहस्यमयी दुश्मन पर निशाना साध लिया। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। अचानक एक साथी तेजी से मेरी तरफ झपटा और अपनी तलवार से जोरदार वार कर दिया। मैंने भी बिना देर किए अपनी तलवार आगे कर दी और किसी तरह उस हमले को रोक लिया। दोनों की तलवारें आपस में जोर से टकराईं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी ताकत से मुझ पर हमला करना चाहता हो। उसी पल मुझे समझ आ गया कि अब ये सिर्फ एक साधारण लड़ाई नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की जंग बनने वाली है। जिन्वू अपने दुश्मन को हराने के बाद जमीन पर खड़ा रहता है। उसके कपड़ों पर खून लगा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। वह अपने मन में सोचता है, ये डर नहीं था, ये तो उत्साह, एक्साइटमेंट था। उसे पहली बार एहसास होता है कि मौत के इतने करीब होने के बावजूद वो घबराया नहीं। इसके उलट उसके अंदर लड़ने की इच्छा और भी तेज हो गई थी। यही भावना उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसके बाद पूरा दृश्य अंधेरा हो जाता है। स्क्रीन पर केवल एक वाक्य दिखाई देता है, बिफोर द फॉल, पतन से पहले। इसका मतलब है कि अब कहानी वर्तमान समय को छोड़कर अतीत में जाएगी। लेखक ये दिखाना चाहता है कि आज का ये खतरनाक और निडर जिन्वू पहले ऐसा नहीं था। वो कभी एक बिल्कुल साधारण इंसान था। अब कहानी कई साल पीछे चली जाती है। जिन्वू एक सामान्य ऑफिस कर्मचारी है। वह रोज की तरह काम पर जाता है। वो बहुत शर्मीला है और लोगों से ठीक से बात भी नहीं कर पाता। इसलिए वो अपने हेडफोन में स्मॉल टॉक कैन बी हार्ड नाम की ऑडियो गाइड सुन रहा है, ताकि लोगों से बात करना सीख सके। यहीं से जिन्वू के साधारण जीवन और उसके धीरे धीरे बदलने की असली कहानी शुरू होती है। जैसे ही जिन्वू उस महिला से पूछता है कि उनका वीकेंड कैसा रहा, वो मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखती हैं। महिला कहती हैं, ओहो, बहुत मजा आया। मैं और मेरे पति मछली पकड़ने के लिए झील पर जाने की सोच रहे थे, लेकिन इस मौसम ने सारा प्लान खराब कर दिया। जब जिन्वू उनके मुंह से माय हस्बैंड, मेरे पति सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वह अपने मन में सोचता है, ओ, वह शादीशुदा हैं। इसके बाद जिन्वू बहुत ही शांत और संस्कारी तरीके से उनकी बातें सुनता रहता है और बीच बीच में हाँ में सिर हिलाता है। वो अपने मन में सोचता है कि उसने जो ऑडियो गाइड में सुना था, उसके हिसाब से उसे स्मॉल टॉक, छोटी मोटी बातचीत करने का एक अच्छा मौका मिल गया है और उसे इसका अभ्यास करना चाहिए। महिला मौसम और अपने वीकेंड से जुड़े मजेदार अनुभव सुनाती रहती हैं, जबकि जिन्वू नर्वस होने के बावजूद ध्यान से सुनने का नाटक करता है और सही समय पर हूँ, अच्छा जैसे जवाब देने की कोशिश करता है। इस तरह वो अपनी झिझक को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, जो ये दिखाता है कि वर्तमान में इतना खतरनाक दिखने वाला जिन्वू अतीत में कितना सीधा और शर्मीला था। तभी अचानक दूसरी इमेज में लिफ्ट का दरवाज़ा एक तेज आवाज़ स्लैम के साथ बंद हो जाता है, या शायद वो महिला लिफ्ट से बाहर चली जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। जिन्वू लिफ्ट के कोने में अकेले खड़े रहकर अपनी ऑडियो गाइड सुनता रहता है। इसके बाद कहानी इस तरह आगे बढ़ती है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, जिन्वू राहत की सांस लेता है। उसके लिए एक अजनबी से इतनी बात करना भी काफ़ी मुश्किल काम था। वो अपने हेडफोन को थोड़ा ठीक करता है। जिन्वू अपने डेस्क पर बैठा हुआ खुद को बाकी सहकर्मियों से बिल्कुल अलग महसूस करता है। ऑफिस के अन्य लोग ग्रुप बनाकर बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और अपने वीकेंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिन्वू अपनी सामाजिक झिझक के कारण उनके बीच जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो मन ही मन सोचता है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर इस नए शहर में सिर्फ इसलिए नौकरी शुरू की थी ताकि वो एक नई और सामान्य शुरुआत कर सके। उसे उम्मीद थी कि नए माहौल में वो नए दोस्त बना पाएगा और एक साधारण इंसान की तरह जी सकेगा, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी स्थिति नहीं बदली। वो आज भी अकेला ही है। अपनी बातचीत की कला सुधारने की उसकी तमाम कोशिशें और ऑडियो गाइड सुनना भी उसे बेकार लगने लगता है, क्योंकि जब असल में लोगों के सामने बात करने की बारी आती है तो उसकी घबराहट उस पर हावी हो जाती है। वो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हुए अपनी इस खामोश और अकेली जिंदगी को स्वीकार करने की कोशिश करता है, जहां उसका सामना अब जल्द ही एक पूरी तरह से अलग और खतरनाक हकीकत से होने वाला है।
जिन्वू समाज की कड़वी सच्चाई के बारे में सोचते हुए गहरे विचारों में खो जाता है। वो महसूस करता है कि आज की दुनिया में लोग केवल उन्हीं को पसंद करते हैं जिनके पास बेहतरीन सोशल स्किल्स, बातचीत की कला होती हैं। उसे लगने लगता है कि इस तरह के समाज में वो शायद कभी फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बचपन से ही लोगों से दूर भागता आया है। अपने अतीत को याद करते हुए जिन्वू को एहसास होता है कि उसका अकेलापन कोई नई बात नहीं है। बचपन में भी जब बाकी बच्चे ग्रुप में खेले जाने वाले खेल खेलते थे, तब जिन्वू केवल वही स्पोर्ट्स चुनता था जो अकेले किए जा सकें, ताकि उसे किसी से बात न करनी पड़े। यही कारण था कि उसने तीरंदाजी, आर्चरी को चुना। घंटों अकेले रहकर निशानेबाजी का अभ्यास करता था, जहां उसके तीर सीधे निशाने पर जाकर स्प्लंक की आवाज के साथ लगते थे। बचपन की यही तीरंदाजी की ट्रेनिंग अब वर्तमान में उसके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि उसका सामना जिस रहस्यमयी और भयानक ताकत से होने वाला है, वहां उसका यही हुनर उसकी जान बचाएगा। जिन्वू अपने अतीत की यादों से बाहर आता है और वापस अपने ऑफिस की कड़वी हकीकत का सामना करता है। वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ उदास मन से सोचता है, बट द वर्ल्ड इजंट मेड फॉर पीपल लाइक मी। लेकिन ये दुनिया मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी भी इस सामान्य और सामाजिक समाज का हिस्सा नहीं बन पाएगा। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो दूसरों की तरह खुलकर बात नहीं कर सकता। तभी अचानक उसके ख्यालों के बीच ही ऑफिस का शांत माहौल बदलने लगता है। उसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन और आसपास के वातावरण में कुछ अजीब सी हलचल महसूस होने लगती है, जो इस बात का संकेत है कि उसकी ये नीरस और थका देने वाली सामान्य जिंदगी बहुत जल्द हमेशा के लिए बदलने वाली है। जिन्वू की नीरस और थका देने वाली दिनचर्या का सिलसिला ऑफिस डेस्क पर भी लगातार जारी रहता है। वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा रहता है और समय धीरे धीरे बीतने लगता है। सुबह के 9:02 बज रहे होते हैं और वो अपने मन में सोचता है, सो नाउ आई जस्ट सिट हियर फॉर आवर्स। तो अब मैं बस यहाँ घंटों बैठा रहता हूँ। वक्त बीतता जाता है और घड़ी में सुबह के 10:24 हो जाते हैं, लेकिन उसके काम और स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। वो आगे सोचता है, एंड आवर्स, और घंटों तक। दोपहर के 12:35 होने तक वो उसी जगह बिना किसी से बात किए काम में डूबा रहता है। अकेलेपन और उदासी की गहरी भावना के साथ वो अपने जीवन की कड़वी सच्चाई को बयां करता है। वेस्टिंग अवे इन अ सिटी विद नो फैमिली एंड एन ऑफिस वेयर barely anyone knows my name। एक ऐसे शहर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं जहां मेरा कोई परिवार नहीं है, और एक ऐसे ऑफिस में हूं जहां मुश्किल से ही कोई मेरा नाम जानता है। यह दृश्य जिन्वू के जीवन के उस खालीपन और अकेलेपन को पूरी तरह दिखाता है, जहां वो एक बड़े शहर की भीड़ में बिल्कुल गुमनाम और अकेला होकर रह गया है। उसकी पूरी जिंदगी बस समय काटने और स्क्रीन को देखते रहने तक ही सीमित हो चुकी है। तभी अचानक जिन्वू के ख्यालों के बीच एक आवाज गूंजती है। उसका एक सहकर्मी हाथ हिलाते हुए उसकी तरफ आता है और कहता है, हे जेक। अरे जेक। इससे ये साफ होता है कि इस नई दुनिया या इस ऑफिस में जिन्वू का नाम जेक है। अचानक अपने नाम की आवाज सुनकर जिन्वू चौंक जाता है और अपनी स्क्रीन से नजरें हटाकर पीछे मुड़ता है। वो सहकर्मी मुस्कुराते हुए अपने एक और साथी के साथ उसके पास आता है और बहुत ही दोस्ताना अंदाज में लंच के लिए पूछता है, अ कपल ऑफ अस आर हेडिंग आउट फॉर लंच, वांना कम? हम में से कुछ लोग लंच के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगे? लेकिन इसके तुरंत बाद वो अपने दूसरे साथी की तरफ इशारा करते हुए मजाक या हल्के अंदाज में कहता है, एक्सेप्ट फॉर एडम। एडम को छोड़कर। जिन्वू जेक के लिए ये एक बहुत बड़ा और अचानक मिला मौका है। जहां वो अब तक खुद को बिल्कुल अकेला और अलग थलग महसूस कर रहा था, वहीं ऑफिस के कुछ लोग खुद आगे बढ़कर उसे अपने साथ शामिल करने के लिए बुला रहे हैं। जिन्वू जेक अपने उस सहकर्मी के बारे में सोचने लगता है जिसने उसे लंच के लिए बुलाया है। वो मन ही मन उसकी तारीफ करते हुए सोचता है, ही इज़ अ बॉर्न लीडर एंड माई कंप्लीट ऑपोजिट, बट आई लाइक हिम। वो एक जन्मजात लीडर है और मुझसे बिल्कुल अलग है, लेकिन वो मुझे पसंद है। उसका ये सहकर्मी स्वभाव से बहुत मिलनसार और आत्मविश्वासी है। जिन्वू आगे सोचता है, ही डजंट माइंड डूइंग द हैवी लिफ्टिंग इन अ कॉन्वर्जेशन विच मेक्स थिंग्स ईजी फॉर मी। उसे बातचीत को आगे बढ़ाने या उसे संभालने में कोई परेशानी नहीं होती, जिससे मेरे लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। दृश्य एक मीटिंग रूम का है, जहां वो सहकर्मी खड़े होकर पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ बाकी टीम के सामने अपनी बात रख रहा है। बाकी सभी लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और खुश हैं। जिन्वू उसके बगल में बैठकर राहत महसूस करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उसे खुद ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती और वह बिना किसी सामाजिक दबाव के सहज रह पाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो सहकर्मी मुस्कुराते हुए सीधे जिन्वू जेक के डेस्क की तरफ आता है। वो टेबल पर हल्के से हाथ मारते हुए कहता है, ऑल राइट जेक, यू कमिंग विद और वॉट? ठीक है जेक, तुम हमारे साथ चल रहे हो या नहीं? जिन्वू अभी भी थोड़ा झिझक रहा होता है। वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही थोड़ा नर्वस होकर मुस्कुराने की कोशिश करता है
और अपनी बात रखने के लिए सही शब्दों को ढूंढता है। तभी वो सहकर्मी उसे बिल्कुल भी दबाव में न डालते हुए और उसकी झिझक को समझते हुए बहुत ही दोस्ताना अंदाज में आगे कहता है, कम ऑन माई ट्रीट, चलो भी, मेरी तरफ से पार्टी है। वो जिन्वू को कंधे से पकड़कर चलने का इशारा करता है, जिससे जिन्वू का संकोच थोड़ा कम हो जाता है। उसे महसूस होता है कि इस सहकर्मी के साथ रहना उसे समाज में थोड़ा और घुलने मिलने में मदद कर सकता है। आखिरकार जिन्वू मुस्कुराते हुए लंच पर जाने के लिए अपनी हामी भर देता है। सहकर्मी के इतने प्यार से बुलाने और मेरी तरफ से पार्टी है कहने के बाद जिन्वू अपनी झिझक को दूर करने की कोशिश करता है। वो मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और लंच पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो मन ही मन बहुत खुश और थोड़ा राहत महसूस करता है कि इस नए शहर में आखिरकार लोग उसे अपने साथ शामिल कर रहे हैं। वे दोनों जैसे ही लंच के लिए जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी अचानक ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अचानक आसमान से एक बेहद तेज गड़गड़ाहट और बूम जैसी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। पूरी बिल्डिंग और ऑफिस की खिड़कियां उस धमाके के कंपन से थरथराने लगती हैं। जिन्वू और उसका सहकर्मी दोनों अचानक हुई इस भयानक आवाज़ को सुनकर चौंक जाते हैं और घबराकर खिड़की की तरफ देखने लगते हैं। जिन्वू के चेहरे पर एक बार फिर गंभीर भाव आ जाते हैं। उसे तुरंत इस बात का एहसास हो जाता है कि यह कोई साधारण तूफान या घटना नहीं है, बल्कि उस दुनिया का बुलावा है जिससे वो दूर भागने की कोशिश कर रहा था। धमाके की भयानक आवाज़ सुनते ही ऑफिस के सभी कर्मचारी डर के मारे खिड़की की तरफ भागते हैं।